उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 20 फरवरी का जो पहला पेपर था उसका सोल्यूशन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती थी बाइलिंगुअल की, यानी कि जो पीपीटी होगी वो आपको हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी, तो ये भी टेंशन आपकी एक समाप्त हो गई। और देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इसमें इजी पूछे गए कि टफ पूछे गए, इससे मैटर नहीं करता है। आप एक चीज़ समझो कि कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो ये समझते हैं कि इजी वगैरह है, लेकिन क्या होता है उसकी लॉन्ग अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो भी तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देखें वीडियो, लेकिन पूरा देख ले। अगर आपको लगता है कि सेम चीज़ बताई जा रही तो उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और रिवीजन आप प्रॉपर आपका बना रहेगा। क्योंकि अभी अगर सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत टाइम है, तो आपको रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। और डेली अगर रिवीजन करोगे तो आपके पास इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें लेटेस्ट निपटाते चलो। और देखो जब ये सीरीज खत्म होगी तो आप क्या करेंगे, हम इसके लिए इसमें से बेस्ट क्वेश्चन जो भी हमें सॉल्व कराते हुए मिलेंगे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते चलेंगे और उनको अलग से सॉल्व करा देंगे, जिससे आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए, बातें तो चलती रहेंगी। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अब देखो ऐसे सवालों को कोशिश किया करो थोड़ा दिमाग में सोचने की। अब जरूरी नहीं पेन कॉपी लेके बैठ गए। अब यहाँ पर देखो 24 के 4 भाग करना पड़ेगा भाई। पहले ऑफ का गुणा करोगे ना, गुणा करने के बाद भाग, तो 4 बार जाएगा। यहाँ पर ये पूरा बन गया कितना, 8 बन गया। अब ये डिवाइड का साइन है, सबसे पहले तो गुणा होगा तो 8 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। फिर इधर करेंगे 18 हो गया, यानी कि इसको पूरे सॉल्व करके ये 18 बन गया। गुणे में 41 हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट से काम हो गया। बस आपको उतना ही करना है जितनी जरूरत है। अगला सवाल, 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में इतने अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा हमको बताना है। तो सबसे पहले तो रेशियो सिंप्लीफाई कर लें, 2 का पूरे में गुणा कर दें तो 1 रेशियो में 8 रेशियो में 3 आ जाएगा। हमें आर का हिस्सा बनाना है, तो आर का हिस्सा यानी कि 8 3 11 1 12, 12 6 72, 6 3 18, आंसर आ गया। बस आपको यही प्रैक्टिस करनी है। आप जरूरी नहीं कि इसमें पेन लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आप जहां तक कोशिश हो थोड़ा दिमाग में सोचना। ठीक है, 8 3 11 12 बराबर में हो गया ये 7200, और हमें निकालना था 3 बराबर में, तो ये 1/4 हो गया 1800। अगला सवाल, रोहित 23-20 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और इसकी मरम्मत में इतने खर्च कर देता है। वह इसे 2400 रुपए में बेचता है, तो हानि परसेंटेज हमको बतानी है। 2320, अब 2300 में 20 में 320 रहने दो, 320 180 तो जोड़ लोगे ना, कितना होता है 500 होता है, यानी कि 2500 का खर्चा हो गया टोटल, 2400 में बेच दिया। अब कितना आसान हो गया भैया, जीरो तो कट गए ना। हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है, किस पर, 25 पर, गुणे में 100 कर देंगे। आंसर क्या आ गया, 4%। सिंपल था। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई कितने % घटानी चाहिए। अब यहाँ पर देखो 14.28 का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। अब ये वृद्धि की गई, यानी कि 7 से 8 किया गया, ये लेंथ की बात है। चौड़ाई के लिए अगर हम 8 से 7 कर दें तो सेम रहेगा। यहाँ पर अगर एरिया निकालोगे 56, यहाँ पर भी एरिया 56, तो कितना कमी हुई है भाई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 की कमी करनी पड़ी। किससे कमी होगी, 1 की, 8 से कमी होगी, गुणे में 100। डायरेक्ट आंसर लगा देते, 12.5%। अगला सवाल, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो न्यूनतम संख्या हमसे पूछी है भाई, देखो 44 121 11। अब देखो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या चाहिए, तो एक चीज बताओ, हम एक पंक्ति में अधिकतम से अधिकतम फल रखेंगे, इसका मतलब हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ इनका सबका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि इसके लिए हमें 4 पंक्ति चाहिए होंगी, 11 से भाग कर रहे हैं, इसको के लिए 11 चाहिए होंगी, इसके लिए 1 चाहिए होगी। इन तीनों को सम कर देंगे तो कितनी चाहिए पंक्ति, टोटल 16। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं के 4 गुना हो जाए। यहाँ पर देखो कह रहा था 2 गुना, यहाँ पर 4 गुना कह रहा था, यानी कि 4 गुना को हम 2 की पावर में ये लिख सकते हैं 2। समझने की कोशिश करना। और ये हो रहा था 10 वर्षों में, तो हमारे पास जो भी पावर आती है वो इसके साथ गुणा कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 गुना बोला तो यहाँ पर यही बेस होना चाहिए। अगर 3 गुना बोल देता तो 3 ही बेस में होना चाहिए, पावर जितनी भी हो जाए। जो भी पावर आएगा समय के साथ गुणा
आंसर। अगला सवाल, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक, बहुत आसान है ये तो, 15 बराबर में 30 दिया था और 100 बराबर में निकालना था, ये तो आसान था। अगला सवाल, अब इसको थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। 24 तियाँ 72 कर लिया भाई, 24 इससे भाग कर लिया 72, फिर 3 का गुणा, 3 पंजे 15 हो गया, 17 तियाँ 51 और 1 52 हो गया, प्लस का 5 हो गया, यानी कि ये 530 हो गया, गुणे में 20 बटे में 2 हो गया। आंसर क्या आ गया? 5300। अगला सवाल, 8 दिनों के काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? अब देखो, सबसे पहले पूनम और राखी, 20 पंजे 100 यानी कि 1 बटे में 5, यानी कि अगर इसकी 5 इफिशियंसी है तो इसकी 6। 8 दिन काम करने के बाद, तो 8 दिन में अगर राखी ने काम किया होगा तो इतना काम किया होगा। ये काम था कितना? 10% था, यानी कि अगर हम देखें तो ये 10% काम पूरा हुआ, यानी कि ये तो 10% हो गया। अगर हम देखें तो शेष काम बचा कितना? 90% बचा है, यानी कि 5 गुणे में 8 बटे में 10 गुणे में ये हो गया। अब यही काम हमें करवाना है किससे? इन दोनों से। तो ये दोनों कितने टाइम में करेंगे? यहाँ से करेंगे तो 8 पन्ना 40 गुणे में 9 बटे में 11, यानी कि 360 बटे में 11 आंसर। अगला सवाल, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। 25% मतलब 75% रह गया, बराबर में 5175 हो गया। बस खत्म हो गया सवाल। 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50 हो गया, एक बचा, भाग तो जाएगा नहीं, 0 25 सत्ते 175, इधर करेंगे तो 3 चक 18, 3 नेम 27, आंसर आ गया 6900। अगला सवाल, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना % काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? भाई पूरा काम 90 दिनों में, 45 दिनों में आधा ही काम होगा, मतलब 50%। ऐसे कर लो, 90 काम हो रहा, 90 दिन में 1 काम हो रहा, 45 दिन में कितना काम होगा? 1 बटे में 2 काम होगा। अब 1 बटे में 2 काम, टोटल काम था कितना? 1 गुणे में 100 कर लो, यहाँ से भी लगा सकते हो। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इधर हमने जोड़ा तो ये 40 हो गया, इसको डिवाइड किया तो ये 22 हो गया, यानी कि 22 पंजे 110, 55 हो गया, और इधर क्या किया था? 40 हो गया। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, कहीं 22 लिखा है? आंसर। जीरो को तभी वैल्यू देनी है जब ऑप्शन चाहे, वो लिखता 2200, 22,000, 22 लाख, 220, तब तो ठीक है, तब जीरो को वैल्यू दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगला सवाल, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, देखो टोटल 100%, 93 तो पास हो गए और फेल कितने हो गए? 7% हो गए, यानी कि यही तो मान दिया था, हमें 100 बराबर निकालना था। तो भाग कर देते, 7 एकम 7 बचा 2, 7 एकम 7 2 बचा, 7 21 हो गया और 1 बचा, 7 दूनी 14 हो गया, 132। आगे भी जाना पड़ेगा तो 7 पंजे 35 कर लो, 1325 कहीं लिखा है? आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों में इतने रुपए, अगले 3 महीनों में इतने रुपए और अंतिम 4 महीनों में इतने था। कुल वार्षिक बचत इतने रुपए थी, तो सपना का औसत मासिक आय कितनी थी? यहाँ पर देखो 3 महीने का हमें 1100 दिया था। अब देखो, जब भी आपको डिवीजन मेथड में लगे ना दिक्कत है तो तुरंत सिंपल वे में कर लिया करो, गुणा भाग करके। जरूरी नहीं डिवीजन मेथड कोई रामबाण नहीं है कि हर जगह लगाना ही लगाना है। आप अगर स्पीड से करोगे तो टाइम इतना बच जाता है कि नॉर्मल भी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि अगर हम टोटल गुणा भी करके कर सकते हैं, बाकी हम कुछ मान भी लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पूरा उनका जो भी था ना, क्या था ये वर्ष में व्यय था, तो 1000 मान लिया, यहाँ पर ये 100 प्लस हो गया, यहाँ पर तो 0 डिवीजन रहेगा, यहाँ पर 200 हो गया, यानी कि 3 लोगों में कितना हो गया? 300 का हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 800 का हो गया। अब ये 8 3 1100 एक्स्ट्रा हो रहा है। अब यही हमें क्या, हमें सभी लोगों में बढ़ाना था, यानी कि 1100 बटे में टोटल कितना हो गया? टोटल लोग कितने हो गए, यानी कि महीनों की संख्या 5 4 9 3 12, यानी कि 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये कह रहा था, ये तो खर्च आया टोटल एवरेज बन के महीने का, ये क्या था? ये भैया ये भी तो हमें एवरेज में बनाना पड़ेगा, ये तो पूरा कुल वार्षिक दिया था, तो इसी को हमें जोड़ना था। तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास? टोटल औसत मासिक आय बन गई।
ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे 3 1 4 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि 1000 प्लस का इनको जोड़ेंगे तो ये 2400 बटे में 12 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1200। सिंपल था। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? तो सबसे पहले तो देखो हमने प्रिंसिपल 5 माना, तो SI कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। हमें रेट बतानी थी, तो 40 गुणे में R गुणे में प्रिंसिपल 5 हो गया बटे में 100 बराबर में हो गया हमारे पास 2। 5 चौको 20 हो गया, कहीं 1 लिखा है, आंसर लगा दो, क्योंकि जैसे ही हमने 5 चौको 20 किया 2 से 2 कट जाना है, उसके अलावा तो सब जीरो बचे ना, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता है। अगर वो लिख देता 10 और 1 लिख दिया था, 0.1 लिख देता, तब हम देते बिल्कुल जीरो को तवज्जो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? सबसे पहले देखो, ए बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो ए के लिए अगर लिखते हैं 25% का लाभ, तो इसका मतलब 1 बटे में 25 चौको 100, 1 बटे में 4 हो गया, तो 4 से 5 हो गया। बी के लिए लिखेंगे 10% खानी, यानी कि 1 बटे में 10, यानी कि बी के लिए ये 10 से कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन दोनों जगह ये तो समान था, सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था। इसमें 9 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लिखेंगे ए के लिए तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। अगर हम बी के लिए लिखेंगे कितना हो गया? 50 हो गया, बस खत्म हो गया, यानी कि 18 बटे में 25, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? पहली बात तो समान चाल से विपरीत दिशा में, यानी कि उनकी चालें क्या रही होंगी? जुड़ गई होंगी, और ये दोनों बराबर हैं तो x प्लस का x लिख सकते हैं, बस खत्म हो गया। 320 प्लस का 320, क्योंकि वो क्या कह रहा था? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है। अब वो 18 सेकंड में जा रहा था, ये मान किसका आ गया? 2x का, बात खत्म हो गई। इतना ही तो सोचना होता। तो 32 दूनी 64 हो गया, 640 बटे में 18 हो गया, बटे में 2 हो गया, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, तो हम 18 बटे 5 का गुणा कर देंगे, ये कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु इतनी इतनी है, उनकी औसत आयु कितनी होगी? बहुत आसान है भाई, 6 5 11 और 1 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 2 35 हो गया। इधर करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, हटा दो 7 या 21, हटा दो 7 पंजे 35, आंसर हो गया 7 दूनी 14, हटा दो, खत्म हो गया सवाल। भाई हमने इनको सबको जोड़ना था, इनको सबको जोड़ते चले जाते तो ये यूनिट डिजिट तो 5 आ गया, बटे में इसके 7 करते, यानी कि जो भी आंसर रहेगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यूनिट डिजिट तो हमें 5 लाना पड़ेगा ना, ऑप्शन में 7 का गुणा करके, आंसर आ गया। क्यों हमें पूरा जोड़ना, क्यों हमें 7 का भाग करना? किसी डॉक्टर ने तो बताया नहीं है। अगला सवाल, mn का रेशियो दिया गया था, ये आसान था भाई। देखो ये ध्यान रखना, पावर ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, पावर सेम नहीं है फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। 9 6 15, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 5 रेशियो में 1 आंसर। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, x का मान बताओ। भाई देखो हमें नहीं पता x क्या था, लेकिन हमें ये तो पता था 20% की छूट देंगे तो 80 बचा, और यहाँ पर कितना हो गया? 1400। हम इनका रेशियो बना लेते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से चला गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी कि हमें क्या रेशियो मिला? 8 से 7, यानी कि इसमें 1 की छूट दी गई होगी, किससे? 8 से। अब ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, 12.5%। अगला सवाल करें, चलिए फिर। अब अगला सवाल क्या है? ये पहली शिफ्ट थी, 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखो इसे देखने के बाद आपको ये लगेगा बहुत इजी है, लेकिन आप इन्हीं सवालों से आप अपनी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? आपने सवाल देखा ना, आपको तरीका तो पता है कैसे करना है, स्टेप्स कटिंग, यानी कि आप थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन सोचेंगे। अब मान लो 3 लाइन में हो रहा है तो एटलीस्ट 1 लाइन तो उसको कम करना शुरू करो, फिर 2 भी होंगे, जितना हो। देखो 2 लाइनें तो करना ये आसान होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसमें भी करनी पड़ेगी।
टाइम सेव नहीं हो पाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप एग्जाम में हर एक चीज़ लिखते हैं, हर एक चीज़ नहीं लिखनी होती है। वो तभी कम होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ लोगों की वैसे भी स्पीड तेज होती है, वो लिख के भी तेज कर देते हैं, वो तभी कर पाते क्योंकि उनको दिमाग में सवाल रह जाता है, वो बार बार स्क्रीन पे नहीं देखते हैं, अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो बात वही पड़ती है। तो आपको कैसे डेवलप करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस उसको सोचना है। ठीक है, चलो फिर कोई सजेशन वगैरह कमेंट बॉक्स में